अच्छा, पाकिस्तान स्टडी को देखें तो पाकिस्तान स्टडी बिफोर 1857, यानी कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर उससे पहले देखें तो वो तो फिर हम मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि मोहम्मद बिन कासिम तो बल्कि रिसेंट की बात है, हम सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडो पाक सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 1857 के बाद वो जो है वो एडीएसएफ के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी हम देखेंगे पास पेपर में किस तरह से, अगर क्वेश्चंस हैं 1857 से पहले ज़्यादा क्वेश्चंस तो उनको एड्रेस कर लेंगे। अदरवाइज हमारी 1857 के बाद के जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1857 टू 1947 ये, फिर 1947 टू डेट, उसमें तमाम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सिविलाइजेशंस को अगर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 1300 बीसी, उसमें महावीर, जो गौतम बुद्ध, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। है इन लोगों के बारे में, कौन कब, इनके कब का वक्त है, कब कहाँ पैदा हुए, ठीक है, इनका जो मजहब था वो कौन सा था। फिर अलेक्जेंडर दी ग्रेट, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के अलावा, क्योंकि इंडिया में आए थे अलेक्जेंडर, और इन्होंने किस किस इलाके पर कहाँ कहाँ इन्होंने कदम रखा, क्या हुआ था, कौन सी जंगें हुई थी, थोड़ा थोड़ा सा वो देखें। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में, ठीक है, याद रखें, ये मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जस्ट एक टच दे रहा हूँ कि हम हिस्ट्री के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इनको हम कवर करते जाएंगे। गजनवी डायनेस्टी देखें, और इस तरह के जो मैप है ये आप इजीली बना सकते हो, हाथ से मैप बनाएं, ठीक है, कैपिटल्स बनाएं, ठीक है, कंट्री कैपिटल्स उनके, और किस किस सिटी में किस तरह हुआ वो हर चीज़, ठीक है, हत्ता कि उनके दौर में जो अल बैरूनी आए, तो ये भी आप मैप के साथ लिखें यहाँ पर। उसके बाद देखें स्लेव डायनेस्टी, यानी कि मुसलमानों की जो फर्स्ट पहली मुस्लिम सल्तनत थी, वो कायम हो जाती है 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आए, शहाबुद्दीन गौरी, पृथ्वीराज चौहान, ये सब, ठीक है। इस हिस्ट्री को हम देखेंगे लेकिन मुख्तसरन, ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। बहरहाल देखना जरूरी है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सादात लोदी, ठीक है, स्कटसल इसको कहते हैं, स्कटसल, SKTSL, स्कटसल, ठीक है। इन तमाम डायनेस्टीज को देखें, कब शुरू हुई, कब एंड हुई, पहला इसका रूलर कौन सा था, लास्ट कौन सा था, लॉन्गेस्ट रूलर कौन सा था, इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आप देखना जरूरी है। फिर हम आगे आ जाएं अगर 1857, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए 1857 की जो जंग आज़ादी थी, उससे पहले जो, उससे पहले ही बेसिकली तो जो गोरे थे वो हम पे हुकूमत कर रहे थे, जो ब्रिटिश वो रूल कर रहे थे, और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर गवर्नर हम पर रूल करते थे। उससे पहले जितने भी थे वो गवर्नर थे। जैसे 1857 की वार होती है, वो गवर्नर का जो ओहदा है वो क्या बन जाता है। हाँ भाई, सदाकत है यहाँ पर। सदाकत नहीं, सदाकत। अच्छा जी, तो 1857 की जो वार है उसमें कंप्लीट इंसिडेंट देखें, है? और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल देखें, या मुस्लिम लीग, जब कांग्रेस बनी, कांग्रेस कैसे बनती है 1886 में, मुस्लिम लीग कैसे एस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या आते हैं, ये सब, ठीक है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गए 1909 में, जो मिंटू मोरले रिफॉर्म्स, ठीक है, आप में से बेशतर को पता होगा। अब मुझे कोई बताएगा कि मिंटू मिंटू मोरले रिफॉर्म्स थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रिफॉर्म थी। हाँ भाई, कोई आप में से, सेपरेट इलेक्टोरेट। किसने बताया। शहजाद।
शहजाद अब तो आपने पढ़ लिया ना। चलो शहजाद देखो, शहजाद फिर मुझे बताओ कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होते हैं। मकसद है जो हिंदुस्तान में जो थे ना, इस मुसलमान और हिंदू थे, उनके अलग अलग इलेक्शन। हम्म, ठीक है। अलग अलग इलेक्शन से क्या मतलब। बस इतना ही, या यानी कि उन दोनों को मकसद ना वोट देने का इस एक हिसाब से, देखिए उसमें यह है सिंपल, कि भाई ये। कि अगर कोई कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, तो उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, क्योंकि जो हिंदू थे वो मेजोरिटी में थे। तो हिंदू तो, अगर हिंदू और मुसलमान का आपस में कंपटीशन होता है तो मुसलमान ने तो जीतना ही नहीं था। तो मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि अगर जो हिंदू कैंडिडेट है उसको मुसलमान भी वोट दे सकता है और हिंदू भी वोट दे सकता है। ठीक है, तो ये था जनाब। फिर लखनऊ पैक्ट, खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन डिटेल। इससे पहले दरमियान में बहुत सारे इवेंट आ जाते हैं, उन सबको देखो, डिटेल से देखो। ठीक है, रेशमी रुमाल तहरीक, सिल्क लेटर मूवमेंट, वो दरमियान में आ जाती है। कायदे आजम ने फिर इसी के दौरान, अच्छा सॉरी मैं इसके साथ ही खुतबा इलाहाबाद कह गया, 1916 में लखनऊ पैक्ट। तो अच्छा, उसके बाद ये जो इसमें जो मुसलमान कायदे आजम हिंदू और मुसलमानों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे लखनऊ पैक्ट में, फिर कायदे आजम ने किस तरह से कांग्रेस छोड़ दी। फिर आप देखें कि जब ये 1916 का लखनऊ पैक्ट हो रहा है तो कायदे आजम कांग्रेस का भी पार्ट है और मुस्लिम लीग का भी पार्ट है। दोनों दोनों पार्टीज आप उसमें शिराकतदार हैं। लेकिन 1920 में फिर ऐसा क्या होता है कि कायदे आजम कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों था कि कायदे आजम ने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग को तो नहीं ज्वाइन किया आपने। कायदे आजम ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया ना, मुसलमानों को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी एक अरसा तक, जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं वो 1913 में। खैर इस तरह की ये जो चीजें हैं, ये कनेक्टिंग डॉट्स हैं, एक एक चीज को समझो। फिर लाहौर रेजोल्यूशन, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल किस तरह से होता है। और फिर मुख्तसरन ये कि यूब खान जियाउल हक के दौर को, ठीक है, जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे, इनको देखें, सिविल गवर्नमेंट, कंप्लीट इंडो पाक हिस्ट्री, तो वो पढ़नी जरूरी है। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। ठीक है, मुख्तसरन इंग्लिश को पढ़ेंगे हम, क्योंकि इम्तियाज साहब जो है ना, उनको मैंने कहा था कि 9 बजे आपको से क्वेश्चनिंग करेंगे, लेकिन वो उनकी मेहरबानी है कि वेट करें। तो जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं ना, एक मिनट। अच्छा, इंग्लिश में ग्रामर है हमारा कंसर्न, सिनोनिम एंटोनिम वर्ड मीनिंग, ये ठीक है हमारा कंसर्न है बेसिकली। बाकी नरेशन चेंज ऑफ वॉइस वगैरह नहीं करेंगे। इस ग्रामर के स्ट्रक्चर को हम कहाँ से करेंगे, प्रीडिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं प्रीडिकेट। ठीक है, आप में से चंद एक स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो BS इंग्लिश जिन्होंने की हुई है, ठीक है, उनको तो ये बेसिक चीजें पता होंगी। तो प्रीडिकेट क्या होता है जी, सिंपल है कि जनाब अगर आप एक सब्जेक्ट को रिमूव कर दो तो बाकी जो भी हिस्सा है वो प्रीडिकेट है। द डॉग इज प्लेइंग इन द पार्क, तो इज प्लेइंग इन द पार्क, ये सारा प्रीडिकेट है। द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड एंड पास्ड ऑल देयर एग्जाम्स। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको कवर करते हैं। सब्जेक्ट दो आ गए तब भी इसके बकाया जो जितना भी हिस्सा है वो प्रीडिकेट है। फ्रेज, फ्रेज और क्लॉज, इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे जनाब। फ्रेज क्या होता है
कि सिंपल एक कोई भी आइडिया है जो इनकम्प्लीट है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपने मीनिंग नहीं दे सकता, वो फ्रेज है। ठीक है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये सब इनको आप देखें, जो नाउन के बाद जो भी आती है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। जिस तरह द हाउस, ये हमारा नाउन है, हाउस बेसिकली नाउन है, एक सब्जेक्ट भी एक नाउन भी है, लेकिन ये यहाँ पे देखें प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है विद द रेड डोर। अब ये चूंकि रेड है, ठीक है, रेड डोर, ये जो रेड, ये डोर के साथ जो रेड आया ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर इसके साथ विद भी इंक्लूड करते हैं तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गई। फिर वर्ब फ्रेज, वर्ब तो वर्ब होता है, ठीक है, अगर कोई एक है तो उसको हम वर्ब कहेंगे। जिस तरह अगर वो पूछे तो जेमी कैन रन, इसमें रन क्या है, वर्ब है, लेकिन अगर वो कहते कैन रन क्या है, ये वर्ब फ्रेज बन गई आपकी। याद रखें फ्रेज कभी भी एक वर्ड नहीं हो सकता, वो नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा वर्ड होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है फ्रेज। पॉजिटिव फ्रेज, पॉजिटिव फ्रेज क्या है, कॉमो में जो भी इंक्लोज हो जाती है वो पॉजिटिव फ्रेज है, जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। मिस्टर अली द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री कॉल्ड अ मीटिंग। अब याद रखें, याद रखें, एग्जामिनर आपको कैसे परेशान करेगा, एग्जामिनर कह देगा कि अ हार्ड कंट्री कोमा फिर पाकिस्तान कोमा इनक्लोज इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो फिर क्या होगा, तो क्या फिर भी वो पॉजिटिव फ्रेज बनेगी? हाँ भी, आप में से कोई भी, अगर ये हार्ड कंट्री को मैं कोमे से बाहर ले आऊं और पाकिस्तान को कोमे, दोनों कोमे के इनसाइड, तो क्या पॉजिटिव फ्रेज बनेगा? आई थिंक सो, नो सर। सर, आज आर्टिकल बन जाएगा और हार्ड कंट्री वुड बी एडजेक्टिव, लाइक टू एडजेक्टिव्स, एंड वो तो है, पाकिस्तान वुड बी नाउन। वो तो होगी, नहीं वो तो है ना, वो तो अभी भी ऐसा ही है, वो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव फ्रेज बनेगा, उसको पॉजिटिव फ्रेज कहेंगे? क्योंकि कोमे का स्ट्रक्चर तो उसी तरह है ना, पाकिस्तान कोमे के अंदर आ गया, हार्ड कंट्री जो है ना वो बाहर आ गया। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसकी रीजन ये है कि जो पॉजिटिव फ्रेज होती है वो नाउन को एक्सप्लेन करती है। पॉजिटिव फ्रेज की डेफिनेशन है कि वो नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, ना कि नाउन इटसेल्फ वो कोमा के अंदर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अ हार्ड कंट्री इनसाइड कोमा में लगा के हम पाकिस्तान कहते हैं तो वो इसकी शर्त को पूरा नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव फ्रेज नहीं बनेगी। यही यही देखें, स्ट्रक्चर हो गया ना खराब। पॉजिटिव फ्रेज का एक स्ट्रक्चर है, आपका सिलेबस का पार्ट है ना स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है इस तरह से। पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है, पार्टिसिपल वो जो वर्ड फ्रॉम वर्ब एंड यूज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव बन रहा है कैसे बनता है अभी आपको बताता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी से शुरू होता है, सॉरी आईएनजी इंक्लूड होता है उसमें, कंटिन्यूएंस एक शो होती है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म या फिर ई एन डी वगैरह लगा के ये पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं। इसकी एक स्पेशलिटी है, बड़ी खूबसूरती है पार्टिसिपल की। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे, ब्रोकन अप, ब्रोकन कप। अब कप, ठीक है, एक नाउन है, ब्रोकन एक वर्ब है, दोनों को मिला दिया, जब इस नाउन के साथ ये थर्ड फॉर्म आई है तो अब ब्रोकन एक वर्ब नहीं है। ठीक है, ही हैज ब्रोकन द कप, तो वहां पर ब्रोकन एक वर्ब है। लेकिन अगर वो कहें कि आई टुक टी इन अ ब्रोकन कप, इसका मतलब होगा मैंने टूटे हुए कप में चाय पी। तो ये टूटा हुआ जो है ये बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है। शी वॉज टेकिंग टी इन अ ब्रोकन कप, टूटा हुआ कप था वो। आई मेट, अब यहां पर आई मेट अ वर्किंग वुमेन, बताएं जी इस पूरे सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? शाबाश, कितने वर्ब हैं इसमें? सर, टू। कौन कौन से? मेट एंड वॉज।
बिल्कुल, वर्किंग तो नहीं है ना? No, sir, working is not verb here. ठीक है, वर्किंग क्या है? Sir, maybe adjective. ओए होए, हाँ एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन आप इसको क्या कहोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। Okay, sir. ठीक है, अभी इसी को तो डिफाइन किया ना हमने, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर जेरेंट। ठीक है, अगर वही आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा दे तो वो जेरेंट बन गया। ठीक है, रनिंग इज अ गुड, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब रनिंग एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वो जेरेंट के तौर पे यानी कि नाउन के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहे ही इज रनिंग, होता है ना, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि दौड़ना अच्छा, सेहत के लिए अच्छा है। बस इतना ही बात करते हैं हम। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक भी एक वर्ब है, लेकिन स्मोकिंग एक नाउन बन गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब इसको समझें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि दिस दैट दीज दोस, जो इशारा कर रहा है किसी चीज की तरफ। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन है दिस दैट दीज दोस, लेकिन ये एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। दिस इज माई कार, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह आ रहा है, वो उस कार की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये प्रोनाउन एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर वो कहे कि दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है ना, मजे की बात। दोज गेम्स आर डिफिकल्ट। अब यहां पर देखें, ध्यान से देखें, दोज एक प्रोनाउन भी है, दोज एडजेक्टिव भी है। कोई आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है कि क्या फर्क है इस दिस में? या यूं कह लो दोज आर माई कार्स। अगर मैं कह दूं कि दोज आर माई कार्स, तो यहां पर जो दोज है वो प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा? Sir, pronoun. फर्क क्या हुआ? आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? जो सेंटेंस मैंने बोला है दोस्त के साथ, और जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें फर्क क्या है? वो प्रोनाउन है, ये Sir, एडजेक्टिव है। सर जब नाउन आएगा लाइक दोस्त के बाद तो इसका मतलब ये होगा कि ये एडजेक्टिव है। जब नाउन इसके बाद नहीं आएगा, वर्ब आएगा तो ये प्रोनाउन होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पर नाउन जो है वो गेम्स है, उस गेम्स को सपोर्ट करने वाला कौन है? दोज। चुनाचा यहाँ पर जो दोज है वो बन गया एडजेक्टिव। लेकिन अगर यही दोज इधर आ जाए, दोज आर माई कार्स, तो वो सपोर्ट कार्स को नहीं कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा है इज को, आर को। तो जब वो वर्ब को सपोर्ट करता है तो प्रोनाउन हो जाता है, और जब वो नाउन को सपोर्ट करता है तो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। अब देखें दैट, विच और हु, इनका डिफरेंस। अब हु का तो आसान है कि इंसानों के साथ है, लेकिन दैट और विच में क्या डिफरेंस है? इसको कहाँ पे यूज करते हैं? वेट, अच्छा सर इजाजत है ना? बस 5 मिनट और। सर इम्तियाज साहब, अच्छा दैट और विच देखें, बड़े ठीक है दिलचस्प। सर, आप आंसर। ओ, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, हु ह्यूमंस के लिए, जबकि नॉन ह्यूमंस के लिए क्या आता है? विच और दैट। विच और दैट नॉन ह्यूमंस के लिए आता है। अब बात यह है कि फिर विच कहाँ आएगा और दैट कहाँ आएगा? याद रखें, याद रखें कि जब आप डिफाइनिंग आर्टिकल यूज कर रहे होते हो, ठीक है, तो दैट आता है, और जब नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल यूज कर रहे होते हो तो विच आता है। कैसे? एग्जांपल देखें। एन एग शी डैश शी ड्रॉप्ड वाज ब्रोकन। अब ऑप्शन में आएगा दैट या विच, जो कि यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल है, तो आप विच लगाओ। अगर ये एन एग की जगह आ जाए द एग, देन आप दैट लगाओ डिफाइनिंग आर्टिकल के साथ। ठीक है, वेरी सिंपल है। यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, देन आप क्या करोगे? दैट लगोगे। दा को दा के साथ मिला के, दा को दैट के साथ मिलाना है। एन या ए हो तो विच लगाओ। हाँ भाई,
कौन है इंग्लिश वाला यहाँ पर? आप में से कोई है इंग्लिश वाला? शहजादा, शहजादा आप बीएस इंग्लिश नहीं? कोई और बीएस इंग्लिश? किसी की नहीं है बीएस इंग्लिश? अच्छा, शहजाद की थी, शहजाद चला गया। चलो जी। तो ये इस तरह के ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ठीक है, जहां पर जो आपको सिर्फ पास पेपर से नहीं आते, ठीक है, ये रूल्स हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, इनको आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, सिंपल टेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक सिंपल जिसमें एक ही क्लॉज हो बस, इंडिपेंडेंट, द डॉग बार्क्ड, वेरी सिंपल है। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी हो और इंडिपेंडेंट हो क्लॉजेस, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है, फैन बॉयज, उनके साथ जो, द डॉग बार्क्ड एंड द कैट हिस्ड, इसके साउंड का नाम। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो डिफरेंट सेंटेंस को, वो क्या होता है, तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सहारा लेते हो। कैसे? बिकॉज इट वॉज रेनिंग कोमा द डॉग स्टेड इनसाइड, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कोमा, ये इस बिकॉज की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो नहीं होता जो बहुत बड़ा हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है भाई, कौन बताएगा? कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या फर्क है? कोई आप में से बताए, अभी जो बताए बात मैंने। आप में से कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ भी, मतलब पूछू ना, सिर्फ बोलता रहूं? सर, इन द केस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, लाइक अगर हम दोनों क्लॉजेस को सेग्रीगेट करें तो both can give proper sense. But in the case of complex sentence, if we segregate both classes, the one will be independent, like it gives complete sense, but other depends upon the independent clause in order to give its complete sense. Like एक dependent होगी और एक independent होगी. वेरी गुड, वेरी गुड। इकरा ने बताया जी। इकरा कहती हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हों। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो इंडिविजुअली सरवाइव कर सकती है, ठीक है। द डॉग बार्क्ड, इसको काट दो, द कैट हिस्ड, दोनों सेंटेंस आपको वाजे समझ आ जाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को यहां से ब्रेक करते हो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो आपको लगता है कि कुछ बात अधूरी रह गई। द डॉग स्टेड इनसाइड, ये बात कंप्लीट है, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लेकिन बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहां से आपको लगता है कि यार कोई बात कहना चाह रहा था बंदा, लेकिन चुप हो गया। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जबकि इस तरह के जिसमें दोनों क्लॉजेस सरवाइव कर रही हैं, इंडिविजुअली अपने आप मीनिंग दे रही हैं, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब आप यहाँ से देखें, हाँ भाई इकरा, आप माइक ऑन कर सकती हो। अब आपने मुझे बताना है, मुझे लगता है आपकी इंग्लिश ठीक है, क्या गलती है इसमें? इधर अली आर आई, चलो ये वैसे पता लग ही जाना है क्योंकि इसमें मैंने वैसे हाईलाइट किया हुआ है। इसको कहते हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आप इधर का यूज करते हो, ध्यान से बात को समझे, इधर अली, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक अली है और एक आई है। जब भी आप दो सेंटेंस इधर के साथ यूज करते हो तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। एम, इधर अली आर, आई एम, आपके ऑप्शंस में क्या होगा, आर होगा, एम होगा और इज होगा। अली के साथ क्या आना है, इज, दोनों के साथ आर। लेकिन आपने रूल पढ़ लिया कि जब इधर आ जाए, इधर और,
तो फिर आप सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। नेक्स्ट देखें, अली एज वेल एज आई एम गोइंग टू। यहाँ पर अगर एम लगा दे तो आसान है, लेकिन अगर वो डैश लगा दे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एज वेल एज ये एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अली एज वेल एज, आई एम नहीं, अली और मैं आर नहीं, अली को देख के आपने इज लगाना है बस। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलें, नॉट ओनली शी इज फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। हाँ भाई इकरा बताएं इसको कैसे लिखे, क्या गलती है? जी इकरा या कोई और, क्या गलती है इसमें, किस तरह से लिखना चाहिए? हाँ भाई बोले जल्दी। इकरा, नॉट ओनली शी इज फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, किस तरह लिखना चाहिए इसको? Sir, maybe like not only she foolish but also is obstinate. Maybe. देखो आपकी क्या डिग्री है इकरा? Sir, MPhil English कर रही हूँ। ओए होए होए, ये तो खतरनाक बंदे हैं फिल इंग्लिश वाले। देखो आपने फिर कभी बट और आल्सो इकट्ठे यूज नहीं होते। यहाँ इकट्ठे यूज नहीं होते? बट और आल्सो इकट्ठे यूज नहीं होते? नहीं भाई आप ऐसा तो ना, मे बी सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अब मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। अब आपके सामने एक एमफिल इंग्लिश ने इसकी करेक्शन की है। अच्छा इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ठीक है? जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने CSP से पढ़ा है, ठीक है? तो हमारे यूनिवर्सिटी में तो वैसे तालीम नहीं है ना। जब ये एक्सप्रेशन आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो, इस इज को उठा के शी से पहले ले आओ। नॉट ओनली इज शी फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। हाँ भाई पढ़ा होगा, इकरा ने भी पढ़ा होगा इसको, लेकिन शायद जहन से निकल गया। नॉट ओनली इज शी फुलिश, बाबर CSS की पास पेपर्स की करेक्शन में आया हुआ ये। समझ आ रही है? तो नॉट ओनली इज शी, जब नॉट ओनली वाला एक्सप्रेशन आए, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, सब्जेक्ट बाद में लगाओ। ठीक है जी? नॉट ओनली क्या आना चाहिए? ही वॉज अ थीफ बट आल्सो मर्डर, क्या आना चाहिए? Not only was he a thief but also a murderer. एग्जैक्टली, गुड शाबाश। हार्डली, हैड ही, देखो इकरा यहाँ भी देखो, जब हार्डली का एक्सप्रेशन आए तब भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख रहा हो। हार्डली हैड ही स्लेप्ट देन द बेल रिंग। यहाँ जब हार्डली का एक्सप्रेशन हो तो देन ना लगाओ, व्हेन लगाओ। इसको जोड़ो, हार्डली को व्हेन के साथ जोड़ो। नो सूनर डिड ही स्लीप, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में, लेकिन यहाँ पर इशू क्या है? देन आना चाहिए, व्हेन नहीं आना चाहिए, देन आना चाहिए। नो सूनर को देन के साथ जोड़ो। ऑल्दो ही इज वीक बट ही इज हार्ड वर्किंग। हाँ जी अब बताएं इसका क्या हो सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है और हमें इम्तियाज साहब से काफी कुछ। ही से पहले आ जाएगा। जी इज ही से पहले आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सब में ये फार्मूला ना लगाओ। जब आल्दो लगाते हो तो बट गैर जरूरी हो जाता है। जब आल्दो लगाते हो तो बट गैर जरूरी हो जाता है। अगर आपने लगाना ही हो तो येट लगा लो, बट कभी ना लगाओ। आल्दो इज वीक ही इज हार्ड वर्किंग। 3 and 3 मेक 6, दो हो गए ना सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फिर ऐसी का इजाफा ना करो। जी अब कोई जनरल क्वेश्चन पूछें जल्दी जल्दी।